Chanakya Forum presents रणक्षेत्र। नमस्ते। रणक्षेत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा नया प्रोग्राम है और कोशिश करेंगे कि हम जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस से रिलेटेड जो खबरें हैं वो आपके लिए इस प्रोग्राम में लेके आए। और इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे राम को आपने मेजरली राइट में मेरी अनुपस्थिति में देखा था। अब हम और राम इस शो को चलाने की कोशिश करेंगे। आपके साथ की जरूरत पड़ेगी हमें इस पूरे शो के दौरान, और इस शो में हम तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे और आपके भी जो सुझाव होंगे उनको भी इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। राम, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, जय हिंद। और एक बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने फिर एक जासूस पकड़ लिया है और जासूस का जो रेजिडेंस है यानी वो नागरिक भी पाकिस्तान का ही है और वहाँ के जो मछुआरा है, पेशे से मछुआरा है और वहाँ के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उन्होंने आरोप लगाया है कि ये है तो पाकिस्तान का नागरिक लेकिन भारत के लिए जासूसी करने जा रहा था। मतलब पाकिस्तानी भारत के लिए बिक जा रहे हैं। हाँ, और उस दौरान वो हाई सी में उनकी गिरफ्तारी हुई है। समंदर में बिका वो जाके, समंदर में जाके बिका है। इजाज मल्हा नाम है उस जी मछुआरे का। वो मछुआरा कहा जा रहा है कि अताउल्लाह तारर साहब और उनके साथ एक और मिनिस्टर साहब थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो तलाल साहब जी। तो उन्होंने बोला है कि ये इजाज मल्हा को हमने पकड़ा है समंदर में, बीच समंदर में जाके पकड़ा, क्योंकि हमें पता चला समंदर के बाहर उनको पता चला कि ये पूरी कहानी उन्होंने इस तरह से बताई कि ये जो मछुआरा है ये मछली पालन के लिए मछली के पकड़ने के लिए समंदर में जाता है। उस दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसे गिरफ्तार किया और इसे पकड़ा, गिरफ्तार नहीं किया, इसे पकड़ा। उन्होंने लालच दिया कि आप वापस नहीं जाओगे तभी जब आप भारत के लिए पर्टिकुलर काम करोगे तब जाओगे। और फिर जब ये पाकिस्तान जाता है तो उस दौरान आईएसआई इस पे नजर रखती है और उस दौरान वो जो चीजें खरीदता है और फिर वापस जब वो आ रहा होता है तब पाकिस्तान की जो फौज है या पाकिस्तान फोर्सेस जो है इसे गिरफ्तार करती। आपको एक बात पता है, ये कहानी ये जासूस की कहानी क्यों आई है? नहीं, ये तो आप ही बताएंगे। ये पूरे पाकिस्तान को, ये पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। जी। IMF पैसे देने से आनाकानी कर रहा है, कई बार अमेरिका घुस चुका है, TTP लगातार ठोक रहा है। पाकिस्तान में क्रम वाइज पिटाई चल रही है। पहले TTP ठोकता है, फिर वो जब आराम करने चले जाते हैं तो BLA आता है। BLA ठोकना शुरू करता है, फिर BLA कुछ दिन पीटता पाटता है, फिर जब PLA को लगता है कि हम थक गए हैं, अब हम आराम करने जा रहे हैं, फिर TTP आता है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दोनों की पिटाई चल रही, दोनों से पाकिस्तानी फौज की। मुनीर को समझ में नहीं आया कि इस पूरे चीज को हम उधर जिस तालिबान को ये लोग कहते थे कि ये हमारे भाई हैं, ये तालिबान वही है जो हमें अल्लाह के कश्मीर दे देगा। वो PTI के एक स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने बोला था कि ये तालिबान हमें कश्मीर लाके दे देगा। अब मुद्दा यह है कि वो तालिबान भी भारत से आके मिल गया। तालिबान अपना फुल फ्लेजेड एक एम्बेसडर भेजने की बात कर रहा है, एक दूत भेजने की बात कर रहा है कि हम इंडिया में अपना दूत भेजेंगे, यानी कि एम्बेसी फिर से ओपन होगी, तमाम डिप्लोमेटिक चैनल्स की शुरुआत हो जाएगी। अब डायरेक्ट इंडिया से बातचीत होनी शुरू हो जाएगी। मुत्ताकी साहब भारत आके चले गए। तो अब पाकिस्तानी सवाल देखिए, ठीक है, गंवार है, मंदबुद्धि है, लेकिन थोड़े तो सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि इंसान जब देखता है कि तमाम चीजें खराब हो रही तो वो सवाल पूछता है। नहीं, हैरानी के बाद देखिए इस खबर में कई चीजें बहुत ही हैरान करने वाली हैं। पहली बात, वो पाकिस्तान का नागरिक है, वो खुद भी कह रहे हैं। दूसरी बात, वो हाई सी में फिश वो आप सही कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्लानिंग कहाँ से आई, ये जो दिमाग में आया ना कि एक भारतीय जासूस बनाते हैं, नई कहानी। अब उनको पता है कि अब अमेरिका का दबाव पड़ रहा है और वो पाकिस्तान वही है जो चीन से पैसे लेता है, अमेरिका से पैसे लेता है। पाकिस्तान में अगर आपको हीरो बना, जैसे इमरान खान हीरो क्यों बना? क्योंकि उसने कहा कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की। तो पाकिस्तानियों के मन में एक एंटी अमेरिकनिज्म है। वो अमेरिका के खिलाफ कुछ भी होता है क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका इसराइल को समर्थन देता है, इसलिए अमेरिका भी उतना ही खराब है जितना यहूदी खराब है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको लगा कि अब कुछ तो एक ऐसा चीज करना पड़ेगा कि एक बार फिर भारत के खिलाफ, इधर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जम के ठोका था इन लोगों को, ऐसा मारा है कि फिर अभी तक याद है उनको, दर्द अभी भी होता है। तो वो चलता है उनका। तो इन सब चीजों को जब बैठ के प्लान किया तो उनको लगा कि एक भारतीय जासूस पैदा करते हैं। अब वो ईरान में जाके कोई किसी को पकड़ नहीं सकते हैं कि जो ईरान में हिंदुस्तानी काम कर रहा है उसको पकड़ के ले आए और उसको भारतीय जासूस बनाए और बोले कि वो ईरान के बॉर्डर से हमारे लिए तैयारी कर रहा था ये वो, क्योंकि ईरान उनको अब एक्सेस नहीं दे रहा उस तरीके से, क्योंकि तुम अमेरिका की गोद में जाके बैठे हो। तो फिर उन्होंने अफगानिस्तान की तरफ देखा तो बोला नहीं बाबा, ये तालिबान वाले बहुत मार रहे हैं अभी,
तो वो अफगानिस्तान में भी जाके नहीं पकड़ सकते। जब वो ईरान में नहीं पकड़ पाए, अफगानिस्तान में नहीं पकड़ पाए, आसपास कहीं नहीं पकड़ पाए, तो उनको क्या समझ में आया कि हमें एक बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक पाकिस्तानी को बनाया मोहरा। उन्होंने अपने ही देश के एक नागरिक को गिरफ्तार एक पाकिस्तानी को मोहरा बनाया, जो कि उनका पुराना है कि अगर पाकिस्तानी है तो उसकी जान की वैल्यू क्या है, अगर पाकिस्तानी है तो वो हमारा मोहरा ही है। मुनीर के लिए या पाकिस्तानी फौज जो पाकिस्तान की वर्दी पहन लेता है उसके लिए आम पाकिस्तानी एक मोहरा हो जाता है। वो उसको इस्तेमाल करता है, वो उसको उसी तरीके से इस्तेमाल करता है जिस तरीके से लोग अपने नौकर को इस्तेमाल करते हैं। लोग अपने पुराने टाइम में कई ऐसे देश थे जहाँ पे वो सारे लोग आते हैं, वो सारे लोग पुराने टाइम में ऐसे कई सारे लोग हैं जो लोग आते थे, खरीदते थे, गुलाम खरीदते थे, बेड़ियां बांधते थे। पाकिस्तानी फौज को खरीदने की जरूरत नहीं है, उनके लिए 25 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं वही उनके गुलाम हैं। वो उनको इसमें कुछ फैक्चुअल करेक्शंस भी अगर आप देखेंगे, उनकी खबर को तथ्यों के आधार पर आप देखेंगे तो वो भी कई हद तक ये एक कहानी ही लगेगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने उन्हें पकड़ा एंड देन उन्होंने उसे 95,000 रुपए दिए, 95,000 रुपीज ये दिए हैं, और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई। तो वही मैं आपसे जो कह रहा था ना, जबकि हिंदुस्तान में अगर आप बात करेंगे तो अपने देश में जो कानून है वो बिल्कुल अलग करता है। अगर आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड किसी को गिरफ्तार करती है तो वो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करती है, वो एक पूरा प्रोसेस है। नहीं वो सब देखिए, वो सब नियम कानून प्रोसेस ये सब पाकिस्तान के लिए नहीं बने हैं, खास करके पाकिस्तानी फौज के लिए। उनको लगा कि एक गरीब इंसान है, मछुआरा है, समंदर में गया है, इसको बनाओ भारतीय जासूस, पकड़ो, जेल में डालो, अपने मीडिया में रिलीज करो। अच्छा, सबसे खतरनाक चीज, उस जासूस ने तुरंत मान भी लिया। पता नहीं कैसी उसकी ट्रेनिंग थी या कितना उसकी वो थी कि वो जैसे ही पकड़ा एक पाकिस्तानी फौज तुरंत मान लिया कि देखिए मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी जासूस हूँ। बेसिकली एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि ये पाकिस्तानी 95,000 रुपए के लिए भारत को अपना जमीर बेच देते हैं। हाँ, इनकी औकात, अगर ये बात सच है कि वो जासूस पाकिस्तानी नागरिक है लेकिन हिंदुस्तान के लिए काम करता है, यानी कि पाकिस्तानी तो मात्र 95,000 रुपए के लिए अपनी समुद्र में एक मीटिंग में अपना जमीर बेच देते हैं। मतलब पाकिस्तान एक काफी मशहूर कोर्ट है, एक वकील थे, मुझे उनका नाम नहीं याद है, उनका कहना था ना कि ये पाकिस्तानी कुछ डॉलर्स के लिए अपनी माँ बेच देते हैं। अब ये 95,000 को आप डॉलर में कन्वर्ट कीजिए और पता कीजिए कि कितने हजार में या कितने डॉलर्स में ये अपनी गैरत को बेच देंगे। मैं माँ शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि ये बहुत पवित्र शब्द है। हाँ, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। हाँ, तो ये शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, वो अंग्रेज थे, उन्होंने जो कहा वो उनके शब्द हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अपनी गैरत कितने में बेचते हैं आप देख लीजिए। पाकिस्तान अपने पाकिस्तानी मुल्क का सौदा 95,000 रुपए में कर सकते हैं, ऐसा अताउल्लाह तारड़, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इन लोगों का मानना है। और उसी आधार पे ये पूरी जासूस की कहानी उन्होंने लगाई है कि उन्होंने यही है, मतलब उन्होंने यही कहा कि एक पाकिस्तानी 95,000 रुपए में बेच दिया अपने आप को और वो भारत का जासूस बन गया। अच्छी बात है। मैं वो जो आपको कहानियां जब बता रहा था ना कि ये जितनी परेशानियां चल रही हैं कि IMF का दबाव, अमेरिका का दबाव, तालिबान मार रहा है, BLA मार रहा है, सब ठोक रहा है, TTP ठोक रहा है, उधर से अफगान तालिबान भी मौका मिलने पे मार दे रहा है। तो अब आपको 50 चीजें हैं, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? भारत है। तो यानी कि अपने लोगों को एकजुट पाकिस्तानियों के अनुसार कि अपने लोगों को एकजुट करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? भारत के खिलाफ कुछ अपने लोगों को जीता हुआ दिखाना। भाई जब जो इतनी मार खा रहा है कि जिनको अगर वर्ल्ड कप इंडियन वुमेन्स टीम जीतती है तो वो पाकिस्तानियों को लगता है कि ये सब जय शाह की साजिश है जी, अदरवाइज तो नहीं जीत सकती। खेल की कोई भावना ही नहीं, खेल की कोई भावना तो सब छोड़ दो। उन लोगों को यही है कि ये सब साजिश की वजह से जीत रहे, तो अब उनको खुश होने के लिए कुछ तो चाहिए। तो हमने एक जासूस पकड़ लिया, एक हिंदुस्तानी जासूस था जिसके बारे में हमने पता लगा था, पाकिस्तान हिंदुस्तान का जासूस था, वो पाकिस्तानी था, बट वो हिंदुस्तानी जासूस वो कह रहे हैं वो हिंदुस्तान का था, मतलब हिंदुस्तान का जासूस था। उसको इंडियन कोस्ट गार्ड ने 95,000 रुपए देके खरीद लिया था। हमने उसको पकड़ लिया, हमने देखा भारत की कितनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया हमने। हिंदुओं का जो मुल्क है उसकी कितनी बड़ी साजिश थी, वो हमारे देश में एक जासूस छोड़ दिया था और हमने उसको पकड़ लिया और उसको पकड़ लिया और उसने तुरंत कबूल किया। और ये बात कहने के लिए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है खुद आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपने देश को बताया कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया। एकदम वो ISI का चीफ है, उसने 2 झापड़ मारे होंगे इसको, तारड़ को बोला होगा कि जा मेरी ये स्क्रिप्ट है, पढ़ के आ जा, क्योंकि ये मेरे लायक स्क्रिप्ट नहीं है कि मैं इतनी छोटी मोटी स्क्रिप्ट पढ़ने जाऊंगा। अहमद शरीफ चौधरी बोला होगा कि मैं DGIS PR हूँ बे, तुम्हारी औकात है, जाके पढ़ो मेरी स्क्रिप्ट। तो आया, पढ़ा, स्क्रिप्ट पढ़ा कि एक पाकिस्तानी है जो 95,000 रुपए में पाकिस्तान का सौदा करके चला आया है और हमने उसको पकड़ लिया है।
बहुत अच्छी चीज। उसके बाद जो है उसके पास क्या क्या मिला है, तो कुछ लाइटर मिले हैं, माचिस मिला है, यूनिफॉर्म मिले हैं, सिगरेट्स मिले हैं। हाँ, अच्छी स्क्रिप्ट थी पाकिस्तान और यूनिफॉर्म भी पाकिस्तानी फोर्सेस हाँ, उन्हीं के हैं। हाँ, मतलब उनका कहना है कि ये भारतीय मछुआरा था जो पाकिस्तानी फौज में शामिल होना चाह रहा था। सिंध रेंजर, पाकिस्तानी फौज और इन सब की यूनिफॉर्म लेके वो आपको पता है एक पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा था कि अगर ऐसी बात है तो आपने पहले क्यों नहीं पकड़ लिया, आपने पहले क्यों हाई सी में या एक सी में जाके क्यों कहा कि नहीं, वो जमीन पे पकड़ना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था, तो समंदर में हम आराम से पकड़ सकते हैं। अच्छा। खैर वो उनकी पाकिस्तान की अपनी अपनी चीजें हैं। एक पत्रकार ने ये पूछा दूसरी चीज की उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की जमीन को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अच्छा। तो उस पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा फिर हाफिज सईद कहाँ है, मसूद अजहर कहाँ है? तो फिर वही तलाल साहब जो है उनके स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट की ये सब भारत का प्रोपेगेंडा है जी। और मैं वो वीडियो देख रहा था, मैं आप लोगों को वीडियो सुनवा देता हूँ पहले। थैंक यू मिनिस्टर साहब। अलानूर वजीर हूँ मशरिक पेशावर ग्रुप से। वजीर साहब का थैंक यू। एजाज मला साहब गिरफ्तार हुए, फिर वापस आए, फिर उसने चीजें ली, तो क्या हमारी जो एजेंसियां है उसने पहले से इनको इनकाउंटर क्यों नहीं किया, मतलब गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और साथ साथ तलाल चौधरी साहब से मेरा सवाल है कि आपने बात की कि हमारा मुल्क किसी मतलब के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, तो हाफिज सईद या दीगर के हवाले से भारत का जो मौकफ है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल क्लैरिटी है और इंडियन प्रोपेगेंडा इस जो मई में एक कशीदगी हुई उससे पहले भी कहा गया कि यहां पर टेररिस्ट कैंप्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इंटरनेशनल मीडिया के साथ हेलीकॉप्टर में जाने को तैयार थे सुबह, जब उससे पहले इन्होंने हमला किया। हम आज फिर ऑफर करते हैं दुनिया में किसी भी इंडिपेंडेंट मीडिया को कि किसी एक जगह की निशानदेही करें। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, सॉवरेन स्टेट है, दूसरों की सॉवरेनिटी की हम फर्ज समझते हैं कि एहतराम करें, और हमारी जमीन कोई भी रियासत या गैर रियासती इदारा यहां ऑपरेट नहीं कर रहा जो किसी के खिलाफ यहां से हमलावर होता हो, वहां पर तशद्दुद करवाता हो या यहां पर उसके ट्रेनिंग कैंप्स हो। और ना ही हम छुप छुप के दूसरी प्रॉक्सीज को पैसे भिजवाते हैं, और ना पाकिस्तान का मीडिया जो है वो कहीं इंसिडेंट हो तो सबसे पहले खबर ब्रेक पाकिस्तान में नहीं होती। जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो तो उसकी पहली वीडियो, जो कि कोई इंटरनेशनल मीडिया भी नहीं बना सकता, वो पहले इंडिया में चलती है, वो उस अकाउंट्स पे चलती है, वो इनके ट्विटर अकाउंट से पहले बताया जाता है कि आज सरगोदा में, और उसके बाद वो हम बड़े क्लियर हैं और हमने ये इसमें बिल्कुल कोई शुबा नहीं है। किसी को कोई, हम दोबारा कह देते हैं, किसी कोई जगह की निशानदेही करे, हम इंटरनेशनल मीडिया को लेके जाने को तैयार हैं, लेकिन ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा है। अगर असल होता तो दुनिया तो अब एक छोटी अगर एक कॉमन पेन भी हो तो वो भी देख लेती है। तो यहां तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है, और इसके अब बड़ी दफा इसका जवाब दे सकते हैं। मैं तलाल साहब की बात को फर्दर आगे लेके चलूंगा। मैं बहुत सारे यहाँ भी लोग मौजूद हैं। हम आजाद कश्मीर बेला नूर शाह गए, जहां पे ये अलेज किया गया था कि दुनिया में आतंकवाद सर कहीं भी हो, कहीं भी आतंकी हमला हो, उसका दूर दूर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई संपर्क पाकिस्तान से जुड़ ही जाता है। नहीं, वो तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि दुनिया भर में आतंकवाद की जननी जो देश हो, वो आतंकवाद के लिए ये कहे कि वो अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करने देगा। मतलब जमीन, हवा, पानी सब इस्तेमाल होता है वहाँ। नहीं, वो कह रहा है ना कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हमारे आतंकवादी जो हमले हो रहे हैं, पीछे यही था कि वो बहुत दर्द देते हैं, तो अब हमारी जमीन पे मत हमले कीजिए, इसका इस्तेमाल मत कीजिए ब्लास्ट होने के लिए, किसी और जमीन पे जाके ब्लास्ट हुई है। तो ये कहानी है बेसिकली। खैर, जोक सपाट। उनका मानना है कि जब उस पत्रकार ने पूछा तो वो कहता है कि तलाल कहता है कि हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं वो जा रहे थे, वो तो हेलीकॉप्टर में बैठ के, प्लेन में बैठकर जाने के लिए तैयार है कि दिखाइए कोई फ्री प्रेस आए और जाके वेरीफाई करना चाहे तो वेरीफाई कर ले कि कहाँ पर है ये आतंकवादी ठिकाने और ये सारी चीजें। अब पूरी दुनिया को पता है भाई साहब,
जब ओसामा बिन लादेन भी आप ही के देश में मिला था। बहुत पुरानी चीज हो और गई। ऐसे कई नाम हैं जो आपके देश में मिलते हैं, जो पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं और दुनिया में कहीं नहीं मिलते। कहीं अगर दुनिया में कोई भी आतंकी हमला हो तो उसका जड़ दूर दूर से कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ ही जाता है। और यदि सरगना की भी बात करें तो वो भी उन्हीं के आजू बाजू मिल रहे होते हैं। उनके आजू बाजू क्या, उनके ही इलाके में मिल रहे होते हैं। कई बार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में देखे जाते हैं, कई बार पाकिस्तान के मेनलैंड पे देखे जाते हैं, कई बार अलग अलग हिस्सों में देखे जाते हैं। और ठीक है, कल इनका मानना है, इनकी कई चीजें, तो इनको ये भी मानना है कि हमारे पाकिस्तान में इतना पैसा है कि हम पूरी दुनिया आके हमारे यहाँ वो करेगी, वीजा लेके आना चाहिए। तो पाकिस्तानी लाल के जो हसीन सपने हैं उसमें चलने दो। इन लोगों को ये खुश रहते हैं, शुगर लेवल इनका ऐसे हाई रहता है। खुश नहीं है सर, बहुत दुखी भी हैं, परेशान भी हैं और तकलीफ में भी हैं। इसीलिए तो तारा राया है, बोला है हमने एक हिंदुस्तानी जासूस को पकड़ लिया तो है, एक है और खुश हो जाएंगे पाकिस्तानी। इस पे आपको समझ में आ रहा है ना कि वो खुश नहीं है। मैं दुखी क्यों है मैं आगे बताऊंगा आपको। वो दुखी इस बात से भी है कि भारत की सेना एक एक्सरसाइज कर रही है जिसका नाम है त्रिशूल। ठीक है, उस एक्सरसाइज के बारे में जानने के बाद मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान में कोई खुश भी होगा। हालांकि अभी तक वो एक्सरसाइज जान तो चुके ही है पाकिस्तानी। हम उस एक्सरसाइज की मैं कुछ डिटेल्स आपको बताता हूँ कि ये एक ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज है जो गुजरात और राजस्थान में बॉर्डर के इलाकों में की जा रही है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों सेनाएं इस एक्सरसाइज को कर रही हैं। और इस एक्सरसाइज का उद्देश्य ये है कि ज्वाइंटनेस बढ़ाई जाए तीनों सेनाओं में। तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर काम करेंगी, उसके लिए तैयारियां कर रही हैं कि आगे आने वाले समय में अगर कोई जरूरत पड़ती है दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ने की, तो तीनों सेनाएं एक साथ कैसे जंग लड़ेंगे। हाँ, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, इन्हीं सब उद्देश्य से वो तीनों सेनाएं जो है वहां पे काम कर रही है। लेकिन अब देखते हैं इन लोगों को, पाकिस्तानियों के पेट में दर्द हो रहा है इससे। हाँ, बहुत ज्यादा। उन्होंने तो मल्टीपल नोटम इशू किए हैं। नोटम होता है नोटिस टू एयरमैन। उन्होंने पूरे तो महीने भर के ही लगभग इशू कर दिए हैं। पूरा महीना नोटम रहेगा। एयर स्पेस डर लग रहा है कि कभी भी भारत आके ठोक सकता है। नहीं, अच्छी चीज है। इसमें सुखोई 30 MKI ये इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल्स इस्तेमाल इसलिए पाकिस्तान ज्यादा कर रहा है। वो थोड़ा सा ब्रह्मोस का एक इनका अलग सा एक प्यार है। अच्छा, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है। इसमें प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है। वही हेलीकॉप्टर, लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स जिनको भारत ने अभी बनाया है और एयरफोर्स और आर्मी में शामिल किया गया है। T-90 बैटल टैंक्स को शामिल किया गया है। राफेल फाइट तो पाकिस्तान के सभी नाइटमेयर्स को इसमें शामिल किया गया है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, T-90 बैटल टैंक्स, ब्रह्मोस मिसाइल्स, आकाश मिसाइल सिस्टम, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर्स, एयरफोर्स इसमें राफेल और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स लेके आ रही है। उसके अलावा सी गार्डियन ड्रोन्स को लाया जा रहा है, हेरॉन ड्रोन्स को लाया गया है। नेवी की तरफ से इसमें कोलकाता क्लास की डिस्ट्रॉयर्स हैं, नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट्स हैं, फास्ट अटैक क्राफ्ट हैं और कई सारी और ऐसे नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस पूरी ऑपरेशन को, इस पूरे एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए। और इस एक्सरसाइज का उद्देश्य, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी जो टेररिज्म को लेके जो स्टैंड हो गया है कि एनी टेरर अटैक ऑन इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो उस पूरे कॉन्सेप्ट पे कैसे रिएक्ट किया जाएगा, या तीन जो फोर्सेस हैं मतलब बेसिकली तीनों तरफ से मारने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान तो बाज आएगा नहीं, इस बात की तो देखिए गारंटी है। पाकिस्तान कुछ ना कुछ खुराफात करेगा। इस बार खुराफात होगी तो उस खुराफात का जवाब कैसे देना है उसकी तैयारी भारत कर रहा है। खैर, सही है, अच्छी चीजें हैं। और इस एक्सरसाइज का मतलब क्या है? इस एक्सरसाइज को रक्षा मंत्री जी ने अभी पाकिस्तान क्यों डर रहा है मैं आपको एक तरीके से बता देता हूँ। रक्षा मंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि जो सरक्रीक इलाका है, सरक्रीक, वहां से ही कराची का रास्ता जाता है और वहां पे अगर कोई शरारत करोगे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान को लग रहा है कि सरक्रीक पे आ जाएगी भारतीय सेना, भारतीय फौजें आ जाएंगी, उसके बाद यहाँ से पाकिस्तान पे अटैक हो जाएगा। क्योंकि रक्षा मंत्री उनका तो कह रहा है कि कराची तक का रास्ता वहीं से जाता है, तो हो सकता है हमारे पर अटैक हो। इसलिए पाकिस्तान ज्यादा टेंशन में दिख रहा है। पाकिस्तान वैसे भी टेंशन में है। इससे पहले भी जितनी भी एक्सरसाइज होते हैं उसको लेके टेंशन में रहता है। वो तो पाकिस्तान, भारत में कोई खांसी कर दे तो उनको लगता है कि भूकंप आ जाएगा, वो टेंशन में रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? ये डर क्यों आता है?
डर इसलिए भी है ना कि कन्वेंशनल वॉर में फेयर में वो जीत नहीं सकते। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से उनकी एयर डिफेंस थी उसको ध्वस्त किया, जिस तरह से उनकी जो टेररिस्ट बेसिस थे उनको ध्वस्त किया, तो कई रूप में आप देखेंगे कि उनका ऑपरेशन सिंदूर में उनके टेररिस्ट जो लोकेशंस थे, जो सेंटर्स थे, उनको उड़ाए, उनके एयर डिफेंस का पर्दाफाश हुआ, या यूं कहें कि वो नाकाम रहे। तो इस तरीके से नहीं, वो तो उनको छुपा के रखा था उन्होंने एयर डिफेंस को। हाँ, वो कहा था तो आप कभी यूज करते हैं? ख्वाजा आसिफ ने बोला था कि हमने अपने एयर डिफेंस को इसलिए नहीं एक्सपोज किया क्योंकि हमें पता था कि ये पाकिस्तानी मिसाइलें इसलिए आ रही हैं कि इनको पता चले कि एयर डिफेंस कहाँ है। अच्छा, तो ओके, ठीक है, वो कुछ भी बोल सकते हैं उनके। और इसमें तीनों सेनाओं के स्पेशल फोर्सेस यानी कि आर्मी से पैरा एसएफ ज्वाइन है, नेवी से मार्कोस को शामिल किया गया है, और एयरफोर्स से भारतीय वायुसेना से गरुड़ कमांडोज को इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए कहा गया, और ये हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, ये सभी फोर्सेस यानी कि पाकिस्तान के सारे जो नाइटमेयर्स हैं सभी इस एक्सरसाइज में शामिल हैं। पैरा एसएफ वही हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी जाके, और गरुड़ का अपना एक ऑरा है, उनकी अपनी एक पहचान है दुनिया भर में। और मार्कोस से तो वैसे ही पाकिस्तानी बोट फोर्स वैसे भी बहुत डरती है मार्कोस से कि ये कभी भी आके हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। खैर, ये बताओ कि क्या भारत अटैक करेगा? नहीं, देखिए, अटैक वाली बात कहना मुश्किल है कि भारत अटैक करेगा। भारत एक एक्सरसाइज कर रहा है। भारत के अपने जमीन पर, अपने एरिया पे तीनों फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाए रखने के लिए वो एक एक्सरसाइज कर रहा है कि कभी अगर भारत की परिस्थिति बदलती हैं या भारत की सीमाओं पे किसी तरह की चुनौती मिलती है, तो तीनों फोर्सेस जो हैं कैसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में एक साथ मिलके कार्रवाई करेंगी। ये उद्देश्य है इस एक्सरसाइज का, और इस एक्सरसाइज का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम इंटीग्रेशन में काम करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। 3 फोर्सेस जो हैं एयर, लैंड और सी में, तुम्हारे खिलाफ नहीं, 3 फोर्सेस जो हैं वो उनका कम्युनिकेशन, आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, उसके बाद इंटरोगेशन है, टारगेट का जो टारगेट को लेके जो एक दूसरे के ऊपर कम्युनिकेट करने के जो मेथड्स होते हैं, कैसे स्पेशल फोर्सेस एसएफ, मार्कोस एंड गरुड़ परिस्थितियां बदलती हैं तो एक साथ मिलकर काम कर सकती हैं, कैसे टैंक जो इन्फेंट्री बटालियंस हैं, आर्मर्ड यूनिट्स हैं, वो ज्वाइंटली काम कर सकती हैं। इन सब चीजों की कोऑर्डिनेशंस को, इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज है। अब बेसिकली भारत अब ये नहीं चाहता कि हम डिटर करके रहें, अब हम डोमिनेट करना चाहते हैं, और उसी डोमिनेशन की ये तैयारी चल रही है कि जब भी भारत पर कोई हमला होगा या भारत के खिलाफ कोई आंख उठा के देखेगा तो भारत तीनों तरफ से एक साथ प्रहार करेगा, और उसी प्रहार के लिए ये तैयारी चल रही है। खैर, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है ना कि सैंडविच, पाकिस्तान को डर लगता है कि एक तरफ से वो सैंडविच वाली जो बात है, जो डर है वो क्योंकि अभी पश्चिम से भी अफगान उनको ना तो भाव दे रहे हैं, पीट और दे रहे हैं, ठीक है, और उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उनके अपनी एक थॉट है, अपने एक इश्यूज हैं जिनको लेके वो बहुत ही रिजिड है और बहुत ज्यादा ही उन पे विश्वास करते हैं। वहीं पाकिस्तान इस बात से भी चिंतित है कि पश्चिम से भी पिट रहे हैं और पूर्व से तो खतरा हमें, भारत से तो एक उनको कभी भी इस विश्वास हुआ ही नहीं कि भारत से वो कन्वेंशनली कभी जीत सकते हैं। अफगानिस्तान जो कि जिसे वो 5वां सूबा के तौर पे एक ट्रीट करने की कोशिश, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल विद अ कप ऑफ टी वाला जो सिचुएशन था, वो सिचुएशन अब अपोजिट होती हुई देख रही है। अफगान भी जो है पाकिस्तान को पिटते हुए नजर आ रहे हैं, डोरन लाइन को लेके उनके अपने इश्यूज हैं, वो अपने मुद्दों पे लेकर है। वहां पे पाकिस्तान जो है हल्का ही होता पड़ता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान हारता हुआ ही नजर आ रहा है। तो दो देशों के बीच में सैंडविच बनता हुआ तो नजर आ ही रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की ये भी समस्या है कि तालिबान और भारत के रिश्ते भी बढ़िया हो रहे हैं। दोनों देशों के एम्बेसीज में एम्बेसडर्स आने की भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं कि बाय दिसंबर एंड और में भी दोनों देशों में एम्बेसडर्स आ देंगे। तो दो जब अपने दूध भेजेंगे, अपने दूध भेजेंगे। जब भी दो देशों के रिश्ते अच्छे होंगे तो पाकिस्तान को तकलीफ होगी। वो ऐसे 2 देश जिसमें से एक को कभी पाकिस्तान कहता था कि यह हमारा 5वां सूबा है और यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे इशारों पे होगा और हमारी, वही दूसरा कट्टर दुश्मन, जानी दुश्मन। अब दोनों जानी दुश्मन, अब जो एक दोस्त था वो आपका दुश्मन बन चुका है और वो आपके कट्टर दुश्मन से दोस्ती कर रहा है। तो दुश्मन का दोस्त दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन, पता नहीं
कुछ तो है, कुछ तो है। खतरनाक चीजें होने वाली है। तो पाकिस्तान को इससे टेंशन हो रही है कि ये जो दो मेरे दुश्मनों की दोस्ती हुई है वो भी दोनों के बीच में हम पड़ते हैं, तो वो अगर हल्का सा भी दाएं बाएं मुड़ने का प्लान बना तो नुकसान ही तो नुकसान। नुकसान ही नुकसान है। पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस पर रिएक्ट कैसे करें, इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी नेवी को भी एक्टिवेट करके रखा हुआ है। नोटम उन्होंने भी जारी किया हुआ है और उन्होंने भी कई मतलब अपनी अलर्टनेस रखी हुई है और उनको भी ये अपनी अभी अपनी साइड मैं से आपको रोक रहा हूँ, काफी- लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी इनको पाकिस्तानियों को पता नहीं है, मुझे भी इस बारे में पता नहीं क्योंकि मीडिया में मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन हो सकता है अरिहंत या अरिघात में से कोई एक्टिव हो। देखिए इसको लेके अभी कोई खबर नहीं है, खबर नहीं है तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, इसके बारे में कहना उचित लेकिन नहीं है। पाकिस्तान लेकिन हाँ, जिस तरह से एक्सरसाइज त्रिशूल चल रहा है उस हिसाब से पाकिस्तान में एक खौफ का माहौल तो बना हुआ है। पाकिस्तान में खौफ का माहौल बहुत है और उनको ये लग रहा है कि भारतीय सेना अब हमसे जंग के लिए तैयार हो गई है। एआई का इस्तेमाल हो रहा है, खतरनाक ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और तमाम चीजें हैं। वो सी गार्डियन ड्रोन जो है बेसिकली वो भी MQ-9 भी रीपर ड्रोन ही है, जो का एक तरीका है, का एक प्रकार है जिसको LNT के साथ बनाने की भी तैयारी चल रही है। वो सारी देखिए plannings हो रही पाकिस्तान की इश्यूज तो हैं इन ड्रोन्स को लेके, न्यूज को लेके, और देखिए ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट 1 महीने बाद इस तरह के एक लगातार बातचीत होती रहती थी कि भारत रिएक्ट करता है बहुत ज्यादा, भारत प्रोएक्टिवली एक्टिविटी नहीं दिखाता है, भारत इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता है कि हम तैयार हैं अगर हमारे खिलाफ कोई आंख उठा के देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज इसीलिए तैयार की जा रही है, इसीलिए हो रही है बेसिकली कि भारत दुनिया को दिखाना चाहता है कि भारत तैयार है, हम लगातार तैयार हैं। हाँ, भारतीय सेनाओं की जो इंटीग्रेशन है, एजेंस है, आने वाली इस देश की सीमाओं पे आने वाली किसी भी एडवेंचरस चैलेंज के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस थिएटर कमांड्स की भी बातचीत हो रही है लगातार। आर्म फोर्सेस तैयार हैं, उनका कोऑर्डिनेशंस एक बेहतर तरीके से है और किस तरीके से कोई भी एक्सट्रीम चैलेंज आया तो कैसे फोर्सेस उसको हैंडल कर सकती हैं। बेसिकली ये पूरा एक्सरसाइज इसी बात के लिए है जो अभी तक खबर है। अब पाकिस्तान के खौफ के अपने डर सबको जरूरी होता है, अगर आपके मन में चोर हो तो आपको डर भी बहुत लगता है। तो इनको लग रहा है कि अब तीसरी बार जब हमारे जनरल साहब कोई साजिश करेंगे, कुछ प्लान करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे, हमें कहाँ से पीटेगा भारत हमें ये नहीं पता। अब हर जगह से पीटेगा और वो हर जगह से पिटाई कैसी हुई, क्योंकि जब पहली बार IB को क्रॉस किया, इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके भारत ने इनके आतंकवादी ठिकानों को हमला बनाया। पहली बार इनके डायरेक्ट अंदर एक स्कॉर्मिश में इनके एयरबेसिस को निशाना बनाया, इनके तमाम उन जगहों पे अटैक और उन सारी चीजों पे अब लग रहा है कि अगर इस बार अकेले एयरफोर्स ने मारा है, अकेले आर्मी ने मारा तो हमें इतना नुकसान हुआ। अब फिर एयरफोर्स और आर्मी ने मिलके मारा तो अब अगर नेवी भी आ गई, तीनों ने मिलकर मारा तो क्या फिर 1971 की तरह का कराची पोर्ट फिर से जलता हुआ दिखाई देगा। ये तमाम चीजें हैं। ये पाकिस्तान की अपनी सोच है कि उसको लगता है कि डर जरूरी भी है। हाँ, क्योंकि अगर दुश्मन के अंदर डर होगा तभी तो हम अच्छे से रहेंगे। तो ये डर जरूरी है और इसी डर के साथ हम आपको पहला एपिसोड रण क्षेत्र का हम समाप्त करते हैं और हम आगे इसी तरीके से ये एपिसोड्स आपको लेके आते रहेंगे आपके लिए। राम जी बिल्कुल, और इस रण क्षेत्र में हम उन तमाम जियोपॉलिटिक्स के मुद्दों पर भी बात करेंगे जो इस समय दुनिया भर में चल रही हैं। तो आप देखते रहिए और हमें फॉलो करते रहिए और डेली शाम को 7 बजे हम आपके लिए ये शो लेकर आएंगे। इस शो में हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हमारा दूसरा शो ओपन कॉलर भी इसी चैनल पे आता है और हम ऐसे धीरे धीरे आपके सुझावों के आधार पर, आपकी तमाम चीजों की बातचीत के आधार पे हम अपना शो एक शो इस चैनल पर लेके आएंगे और आपके लिए कई अलग अलग पहलुओं पर, कई अलग अलग मुद्दों पर, ऐतिहासिक घटनाओं पर अलग अलग शोज लेके आएंगे। जिस तरीके से आपके सुझाव होंगे और जैसा आप प्यार देते रहेंगे, बस आपके प्यार की आशा है और उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारे पिछले प्रोग्राम्स को आपने प्यार दिया वैसे ही इसको भी प्यार देंगे और हम धीरे धीरे अपने कंटेंट में और रिचनेस लेके आएंगे। जैसा जैसा आपको चाहिए हम वैसे वैसे कंटेंट्स आपके लेके आएंगे और इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। जय श्री राम। Chanakya Forum presents Ran Kshetra.